औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर इंशाअल्लाह ताला कानून शहादत आर्डर आर्टिकल 136 से लेकर 140 तक होगा। पिछले आपने दोनों लेक्चर अच्छे तरीके से सुने, आप लोगों का बेहतरीन फीडबैक आया और ऐसे ये मुझे कभी अंदाज़ा हुआ कि आप लोग बहुत गौर से शौक़ से पढ़ भी रहे हैं और लेक्चर सुन भी रहे हैं। तो ये मेरा एक गालिब यकीन है कि ऐसे ही अगर आप लोग लगन दिखाते रहें तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाबी यकीनन अता करेगी। तो आते हैं आज के सबक की तरफ, लेकिन कबल अज़ीं सबका थोड़ा सा रिवाइज कर लें क्योंकि इनका आपस में एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। सबका लेक्चर में तकरीबन मैंने कोशिश की थी कि ज़बानी कलामी जो तजर्बा था उसके मुताबिक आप लोगों को बताऊं, लेकिन ज़्यादातर जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन थी उनको टच नहीं किया गया। अब ये माइंड आप लोग शुरू से बना लें। यू मस्ट मेक अप अ माइंड फॉर द लिसनिंग हियरिंग ऑफ अ लेक्चर। आज का क्या है कि थोड़ा सा इसको आप दिलचस्प समझ लें, या जो ज़मीनी हकायक हैं इस कुराए अर्ज़ पर कि क्या होता है। कानून शहादत में बहुत दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ कि माइंड को बहुत ज़्यादा वैसे भी शार्प होना चाहिए आम इंसान का, लेकिन बतौर तालिब इल्म कानून आप लोगों की कमाल महारत होनी चाहिए कॉमन सेंस पर, ज़िंदगी के मामलात पर। बेटा आप लोग ऐसे समझें कि इस वक्त कायनात का जो वजूद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात बनाई। अब ज़मीन पर इंसानों का वजूद है, अब पाकिस्तानी मुआशरा है, इसमें हम रहते हैं। तो आप लोगों को इस मुआशरे की के जो तलख हक़ाइक़ हैं उनकी बाबत बाखूबी इल्म होना चाहिए, और साथ साथ इसकी कानूनी बारीकियों से भी कि ज़माने में हो क्या रहा है। एक केस है ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट का, जिसमें आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं मुकदमा कत्ल में कम सिन बेटे की शहादत। अब एविडेंस है चाइल्ड विटनेस, बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, एज वेल एज रिटर्न में भी और एज वेल एज अदालत में भी। हद से ज्यादा अहमियत है इस सवाल की भी और इस गवाह की भी। अब सगे भाई का इनहराफ जो कुछ रिपोर्टेड है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले, और बतौर तालिब इल्म हम एक नेक नियति सीखे, एक नेक नीति से अल्लाह के दीन को फैलाने की खातिर मुताला कर रहे हैं कि हमारे इल्म में इजाफा हो जाए, हम नामालूम से मालूम की तरफ चले जाएं या ला मालूम से मालूम की तरफ चले जाएं। बेटा ये एक लॉजिक का एक बुनियादी दर्स होता है कि जो कुछ आपके इल्म में है उससे आप अपने तजुर्बे को इल्म को ज़्यादा वसी करें। अशिया का मुताला, हक़ाइक़ का मुताला, उनकी बैरूनी और अंदरूनी कैफियत, ला तो ऐसी साइंस है जो बिलखसूस इंसान को डील करती है। अब इंसान की क्या खूबी है, क्या नेचर है, क्या इंस्टिंक्ट है कि इंसान कहाँ कहाँ क्या क्या रंग बदलता है। इन चीज़ों को आप लोगों ने बतौर तालिब इल्म, बतौर हादी, बतौर उम्मती रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा जहन से देखना है, सोचना है। जो काजी के एक फ़रज़ हैं, जो वकील के एक फ़रज़ हैं, जो सरकारी वकील साहब के फ़रज़ हैं, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। अब नेक्स्ट हम ये थी हेडिंग आपको छोटी सी बता दी। अब क्रिमिनल ट्रायल ये हमारा पार्ट 3 है, इसको आप लोग गौर से देख लें कि पहले 2 लेक्चर इसकी बाबत हो चुके हैं। सेम चीज़ लिखी है, चाइल्ड एविडेंस क्या होती है, किन हालात में होती है और इसकी हैसियत क्या होती है, यार्ड स्टिक अदालत के लिए क्या है, अदालत इसे चेक कैसे करती है, इस गवाह की हैसियत को, होस्टाइल विटनेस क्या है, ये आज इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। अब वो रिवाइज कर रहा हूँ ना बेटा, आप लोग ये देखें कि जब शहादत होती है अदालत में, सिविल केस में और क्रिमिनल केस में,
बहुत ही अख्तसार के साथ बेटा बताऊंगा। जब ये सिविल केस है, अर्जी दावा दायर हो गया, समनिंग हो गई, मुद्दा लहम आ गए, उसके बाद बहस हो गई। अगर दरखास्त है हुक्म इब्तदाई आर्जी की, टेम्परेरी इंजंक्शन की अगर एप्लीकेशन है तो उस पर सबसे पहले जज साहब फैसला करेंगे। हुक्म इब्तदाई आर्जी कन्फर्म करेंगे टिल द एडजुडिकेशन ऑफ द केस, या दरखास्त को खारिज करेंगे। इन दो सूरतों में उसी दिन सेम डेट जब ये फैसला हुआ तो इश्यूज फ्रेम कर दिए जाएंगे। अब इश्यूज का आप लोगों को बेहतर पता है क्या होते हैं। इश्यूज ऑफ लॉ, फैक्ट्स जो भी है कर दिए, उसके बाद शहादत आ जाती है। अमूमी तौर पर जनरली मुद्दई पहले शहादत कराता है। ये है हमारा सिविल ट्रायल बेटा। अब क्रिमिनल ट्रायल की तरफ आ जाएं। कंप्लेनेंट की जिम्मेदारी है, आप सेशन ट्रायल देख लें, मजिस्ट्रियल ट्रायल देख लें। कंप्लेनेंट ने अपना केस साबित करना है, पहले शहादत उसकी आएगी। अब शहादत के 3 मराइल हैं। पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, वो क्या है, जो मुस्तगीज के या मुद्दई के वकील साहब हैं, वो अपने गवाह से सवाल करेंगे। अब इसका ना आने वाले हमारे जो आर्टिकल्स हैं आज के, उसके साथ मुंसलिक बात हो रही है। बेटा ये एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन नहीं होगा। लीडिंग क्वेश्चन होता है रहनुमाई सवाल, या एग्जामिनेशन चीफ मैं आपको बता चुका हूं कि फर्ज क्या मुस्तगीज का वकील है, एग्जामिनेशन चीफ करता है वो अपने गवाह से, मुस्तगीज का वकील मुस्तगीज से सवालात कर रहा है। अब इसको एग्जामिनेशन इन चीफ का नाम दिया गया है, इम्तिहान सवालात। अच्छा, तो अब वो एग्जामिनेशन इन चीफ में जो इंट्रोडक्टरी है या अनडिस्प्यूटेड, उसकी हद तक तो सवालात पूछे जा सकते हैं। बेटा मिसाल दे रहा हूँ, सपोज के मुस्तगीज के वकील साहब मुस्तगीज को कहते हैं कि भाई आपका ताल्लुक कहाँ से है, क्या वल्दियत है आपकी, किस जगह रहते हैं। वो बताने लगता है। सपोज वकील साहब खुद कह देते हैं जी इसका नाम, मिसाल दे रहा हूँ, मोहम्मद अकबर है, वल मोहम्मद अकमल है, ये ज़िला सरगोदा फलां तहसील के रिहायशी हैं, तो ये इनकी जगह है। अब ये इंट्रोडक्टरी है, अनडिस्प्यूटेड है, लेकिन ये नहीं कह सकते सपोज के जब मुद्दई ने कहा कि जी फलां तारीख का वाकया है, तो ये गवाह मोहम्मद असलम मौके पे मौजूद था। मीन वाइल जो मुस्तगीज के वकील साहब हैं वो ये नहीं कह सकते कि भी आप ये भी कहें असलम के साथ अकबर भी था और अकबर के हाथ में पिस्टल था। इस तरह का सवाल एग्जामिनेशन इन चीफ में अलाउड नहीं है। लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। बेटा बहुत गौर से देख लें, सुन लें। लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जो एग्जामिनेशन चीफ में, इसके भी बेटा लीडिंग क्वेश्चन के मराहल हैं, तरीक़ाकार है। जब आप लोगों का जहन जो कुछ मैं आप लोगों से बयान कर रहा हूँ अच्छे तरीके से फ्रेश होके सुनेंगे तसल्ली से। अब मैंने अपनी आवाज़ को भी स्लो कर दिया है, ऐसा ऐसा बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के सीने में, दिमाग में अल्लाह की रहमत, खुदा का पाकीज़ा नूर मुंतकिल हो जाए इल्म का। अब लीडिंग क्वेश्चन का मैं गुजारिश कर रहा था एग्जामिनेशन इन चीफ में। बेटा उसका रेलिवेंट आर्टिकल भी अभी हम इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक पढ़ने वाले हैं। अब मुस्तगीज के वकील साहब या मुद्दई के वकील साहब अपने गवाह से लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते। बेटा लीडिंग क्वेश्चन वो होता है जो वकील साहब अपनी पसंद का जवाब लेना चाहें। अब जवाब किस तरह लेंगे, थोड़ा सा लुकमा देंगे। लुकमा समझते हैं, समझे इसको अगर पता नहीं भी है तो। बेटा लुकमा वो इस तरह इस तरीके से देंगे, मिसाल दे रहा हूँ, कहेंगे हाँ भाई आप फलां जगह के रिहायशी है ना, हाँ जी जी लिखें जाए साहब ये फलां जगह का रिहायशी है। हाँ जी अच्छा ये बताएं बरोज़ वकूआ फलां फलां भी आपके साथ खड़ा था ना कि फलां बंदा पिस्टल लेके आ गया। यहाँ वकील मुखालिफ इतराज कर देंगे। अगर वो इतराज नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के बहुत केसेस हैं, अगर वकील साहब बाखूबी अपनी जिम्मेदारी नहीं सरंजाम पा रहे कानून से ना वाकफियत पर, तो फिर जज साहब को रोक लेना चाहिए यहीं मुस्तगीज के वकील साहब को कि वकील साहब आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते अपने गवाह से। ये लीडिंग क्वेश्चन में शुमार होता है कि
जो मुस्तगीस का केस है आप यही ऐसे उगलवाना चाहते हैं कि आपकी पार्टी है। बेटा ये होता है लीडिंग क्वेश्चन। एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया। अब क्रॉस एग्जामिन करता है मुखालिफ वकील। मुखालिफ वकील से क्या मुराद है? क्रॉस एग्जामिन। अब मुस्तगीस का केस है ना, फौजदारी मुकदमा है। बेटा जो मुलजिम का वकील होगा वो मुखालिफ वकील की तारीफ में आता है। अब वकील मुखालिफ, जो मुखालिफ वकील साहब होंगे, इससे मुराद यह है कि जो मुलजिम के वकील साहब होंगे वो क्रॉस एग्जामिन में लीडिंग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसकी बहुत खूबसूरत तारीख है, पाकिस्तान में हिस्ट्री है, बहुत सारे हकायक भी हैं। चंद एक मिसालें भी दूंगा जो ज़िंदगी में मुशाहदे में आई कि लीडिंग क्वेश्चन से किस तरह हकायक सच पर पहुंचा जा सकता है। ये क्रॉस एग्जामिनेशन बेटा बहुत बड़ा हुनर है। बल्कि पाकिस्तान के हमारे जो सीनियर उस्ताद मोहतरम हैं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, जो मेरे उस्ताद थे, हमेशा मैं उनके लिए दुआ करता रहता हूँ। अक्सर उनसे सुना था, कहते थे कि बेटा क्रॉस एग्जामिन बहुत ही महारत वाली चीज है। अल्लाह ना करे अगर गलत सवाल हो गया, इस तरह का कोई जवाब आ गया, तो गया मुलजिम फंदे पर, सजाए मौत या बेड़ा गर्क हो गया। उस केस का क्रॉस एग्जामिन में बहुत एहतियात करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। अक्सर वकला साहबान कहते हैं कि अक्सर पार्टीज बता भी देते हैं वकला साहबान को, जो सच्चा वका है, गवाह है, जो मौके पे था, या फर्ज किया इंजर्ड विटनेस, अगरचे स्टैंप होती है वकूए पर होने की, लेकिन ये स्टैंप नहीं होती कि वो जो कुछ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो अमूमी तौर पर क्रॉस एग्जामिन में वकला साहबान कोशिश करते हैं सच्चे गवाह से ज्यादा सवालात नहीं करते। वजह क्या है? सच बताएगा। जब सच बताएगा तो मुलजिम को नुकसान होगा। बेटा क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन अलाउड हैं। कैसे? इसकी ना बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं। वकील साहब में गुस्सा, वैसे तो देखें ना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है गुस्सा हराम है। क्यों हराम है? इंसान अपने हवास में नहीं रहता, शैतान के कंट्रोल में आ जाता है, शैतान अपनी दुश्मन है। इखलाकियात का गुस्सा बदतरीन दुश्मन है। लेकिन एक हद है, जहाँ गैरत का मामला हो, शरीयत के ताबे अल्लाह के दीन का मामला आ जाए जिसमें आपकी अपनी ज़ात इन्वॉल्व ना हो, उसमें फिर गुस्सा किया जा सकता है। लेकिन अपनी ज़ात के लिए कुर्बान कर दें खुदा की खातिर, ये औलिया अल्लाह की सिफ्त है। बेटा मैं आप लोगों को बता रहा था, गुस्से में नहीं आना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन में वकील साहब को। अब इसका ना मेंढक की मिसाल देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अब मेंढक को बॉयल करना है। सपोज एक बर्तन है, देगची आप समझ लें, देगची में 2-3 किलो पानी डाल दें, उसमें जिंदा मेंढक डाल दें। अब मेंढक पड़ा है, अब आपने उसे हीट करना है, ऐसा ऐसा थोड़ी आग से बॉयल होना शुरू हो जाएगा, मेंढक को मौका नहीं मिलेगा। इसकी फिलॉसफी कभी फिर इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा, सिर्फ हिंट दिए जा रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में रहे। बेटा गवाह को पहले मेंटली तौर पर फ्री करते हैं, आज़ाद करते हैं, उसका नफ्सियाती तौर पर एग्जामिन करता है मुखालिफ वकील क्रॉस एग्जामिनेशन में कि ये गवाह जा कर कहाँ रहा है, कि दिमाग में जहन में इस वक्त क्या है और हक़ाइक़ क्या थे। बाद में शायद याद ना रहे। जो मुशाहदे में एक तजर्बा आया और उस तजर्बे ने, यकीन करें, हम मुहावरतन कहते हैं कि जमीन पैरों से निकल गई, इस हद तक बेहतरीन कमाल जहानत थी क्रॉस एग्जामिनेशन में वकील साहब की। अब पता है क्या बेटा, प्रोसिक्यूशन केस, एक नई कहानी मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, सच्चा वाकया। बेटा एक बंदे पर इल्जाम है कि उसने अपनी बीवी को कत्ल किया है अपने घर में। अब चशमदीद गवाह साला साहब बन गए, साला बन गया उसका बिरादर इल्ला कातिल का। अब पुलिस ने तफ्तीश की, बंदा गुनाहगार, शहादत सफिशिएंट एविडेंस आ गई, कलेक्शन हो गई, चालान आ गया। अब चीफ भी बेहतरीन तरीके से हो गया, मुकम्मल तायद की गई। मुस्तगीस ने अपने मुकदमे की मुकम्मल तायद की, 302 का केस था। अब बेटा क्रॉस एग्जामिनेशन में जो हकायक थे या जिस बिना पर मुलजिम बरी हुआ,
अब ये था जो कहानी में आया, जो जजमेंट में आया कि मुस्तगीस मौके पर नहीं था। जब रात को कत्ल हुआ तो मुस्तगीस अपने घर था। घर का फासला 5-7 किलोमीटर था जाए वकुआ से। अब मुस्तगीस ने क्या कहानी बनाई कि शाम को रात को मैं घर आ गया, मेरी बहन ने मुझे बुलवाया, फोन किया कि जी मेरा घर वाला मुझे मारता है, पीटता है। तो मैं घर आ गया, उनका झगड़ा हो गया, तो फिर उनकी सुलह कराई। रात को मैं अपनी बहन के घर सो गया। तो रात को किसी वक्त जो भी टाइम ऑफ डेथ अमूमी तौर पर होता है कि मैंने शोर सुना तो गया, देखा कि मेरा बहनोई छुरे से मेरी बहन का गला काट रहा था। मेरे आते ही वो शोर पुकार थी तो उसने गला काट के मेरे सामने भाग गया। ठीक है जी। अब जो जजमेंट में आया केस वो ये था कि ये मौके पे नहीं था। अब क्रॉस एग्जामिनेशन की बात हो रही है, जहानत की। सारे हकैक अमूमी तौर पर पार्टीज अपने वकील साहब को बता देती हैं। तो वकील साहब ने बड़े कमाल तरीके से कहा, बड़े कमाल तरीके से इधर उधर उसे फेर फूर के उसका दिमाग जहन कितने भाई हैं आप देखें ना बेटा। क्रॉस एग्जामिनेशन में लिमिट भी नहीं है, लेकिन सवालात एक लिमिट में होना चाहिए, इखलाक बाख्ता ना हो, बद इखलाकी ना हो, या उस गवाह की इज्जत वकार में डायरेक्ट कमी ना हो। मतलब रेलिवेंस आप अटैच कर सकते हैं कि इज्जत एहतराम के दायरे में। अब यही आपका रवैया इखलाक है ना, कंडक्ट है। सख्त सवाल भी तरीके से पूछ लेते हैं, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में ये वकील साहब का हुस्न महारत होता है। मसला मैंने देखा है कि बहुत ही सोबर डिसेंट वकील साहब होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। फर्ज क्या, कंप्लेनेंट खातून है, 376 का केस है, या अगा भाई है 302 के केस में मुस्तगीस है, वो कहते हैं कि जी हमें आपके साथ हमदर्दी है, जो ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है। खातून को वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन के, बेटी आप मेरी बेटियों की तरह है, बेटा मैं आपसे सवालात करूंगा, अपने गुस्से नहीं होना, बुरा नहीं मानना। मुस्तगीस है के मुस्तगीस के भाई से भी कह दे, मुस्तगीस को भी कह देते हैं जिसका भाई कत्ल हो चुका होता है कि देखें जी हमारी प्रोफेशनल ईमानदारी है, आपसे हम बहुत सवालात करेंगे, लेकिन आपने गुस्से नहीं होना। अब ये उन वकील साहब की प्रोफेशनल बेहतरीन खूबी है, वो ये बातें बयान कर देते हैं। अब हम इस वाक्य की तरफ जो आपको मुख्तसर सा बेटा मैं सुना रहा था। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ कि जब पता था वकील साहब को हकीकत क्या है, तो बड़े तरीके से उसका माइंड इधर उधर फेर फूर के डायरेक्ट सवाल ठोका तरीके से। कहते हैं कि अच्छा तू ए दस, पंजाबी में था, ए दस यार ਜਦੋਂ सुबह तेनू पता लग्या कि तेरे बहनोई ने तेरी भैन ਨੂੰ कत्ल करता है, तेरे ਕੋਲ ਤੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। अब वही और जी मैं अपनी खोती रेडी से आया सीगा, कितनी देर लगी थी, 15 मिनट। अब आप खुद देख लें, मेरी इस बात को बहुत गौर से सुने, तसल्ली से, आराम से वाकया बयान किया है। बेटा ये होता है हुनर गुर क्रॉस एग्जामिनेशन का। इस हद तक वकील साहब की कमाल महारत जहानत होती है हक सच पर पहुंचने की। फैक्ट्स जो भी थे मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन हम बतौर तालिब इल्म इन बातों को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा री एग्जामिनेशन का पहले डिफाइन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये कैसे होता है कि अगर मुस्तगीस है ना गवाह, वो चीफ उसका हो गया कलमबंद। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में फर्ज किया मुखालिफ वकील साहब कोई और उससे तफसील पूछ लेते हैं, रेलिवेंसी है फैक्ट एंड इशू की। मिसाल आप लोगों को 5 लाख 7 लाख वाली पहले दी थी, कि और भी इस तरह की मिसालें काफ़ी हो सकती हैं। तो उसकी बाबत फिर मुस्तगीस के वकील साहब दरख्वास्त देते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद। क्रॉस एग्जामिनेशन लाजमी होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब होते हैं, एग्जिबिट वगैरह रह जाते हैं, मेन अहम कोई डॉक्यूमेंट होता है, ट्रीटमेंट नोट्स वगैरह होते हैं, वो डॉक्टर साहब उजलत में बाज़ औक़ात एग्जामिनेशन चीफ में नहीं लिखवाते, जरा हो जाती है। फिर मुखालिफ वकील साहब ट्रीटमेंट नोट्स का पूछ लेते हैं। ट्रीटमेंट नोट्स बेटा ये होते हैं कि जब 302 में बंदा कत्ल होता है, उसका मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज होता रहता है, सरकारी में। फर्ज किया कि जी पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज हुआ, वहाँ नहीं हो सका, फिर डिवीजन अस्पताल में चले जाते हैं, उसके बाद लाहौर चले जाते हैं। अब वो मरहूम बेचारा 5 7 8 10 दिन के बाद मर जाता है, जो फायर जिसे सीने पर लगा होता है। अब वो ट्रीटमेंट नोट्स ये वो इस तरह की चीज़ें हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर साहबान होते हैं, नहीं वो एग्जिबिट करा सकते, या एविडेंस को अच्छे तरीके से नहीं देखते, ये बात आ जाती है। अमूमी तौर पर मुखालिफ वकील जो होते हैं ना क्रॉस एग्जामिनेशन जो करते हैं, वो मुखालफत करते हैं री एग्जामिनेशन की, लेकिन अदालत ने हक सच पर पहुंचना होता है, हालात वाकया देखने होते हैं, तो अदालत अलाउ कर भी सकती है, करती भी है, तो उसका री एग्जामिन होता है दोबारा। तो वही इन चीफ वाला असूल
कि जो वो फैक्ट्स क्रॉस एग्जामिनेशन में जो बात पूछी गई थी उसकी बाबत वो बात दोबारा पूछी जाती है। फिर उसके बाद वो जरा करते हैं, आप री क्रॉस एग्जामिनेशन भी इस बात को बेटा कह सकते हैं। उसके बाद अब हम आ जाएं, पहले साहब का आपको अच्छे तरीके से बताया था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, अच्छा फीडबैक आया, आप लोगों ने पीडीएफ भी मांगा कि जी इसका पीएलडी 1989 कराची का 144 बेटा मैंने आप लोगों को भेज दिया है, अच्छे तरीके से इसको देख लें। अब ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से उसमें बयान की गई है, दोबारा रिपीट नहीं करता। आप पता है क्या, शुरू में जो गुजारिश की थी ना कि तशनगी नहीं हुई, मुझे तसल्ली नहीं हुई, 130 से 135 तक आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन इसमें ज़रा उजला तेज़ी कर गया था बेटा। जिस पर मेरा ज़मीर जहन मुतमईन नहीं होता पढ़ने पढ़ाने तक, तो मैं उसकी जान नहीं छोड़ता जब तक ये अच्छे तरीके से पढ़ा ना लूँ। अब 130 का है आर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, बेटा बहुत सिंपल बात, कानून शहादत आर्डर अख्तियार दे रहा है। अब ये बड़ी नोट हो गया है सीपीसी और सीआरपीसी का कि जी जो सिविल और क्रिमिनल का मुतलका कानून में तरीक़ाकार बयान किया गया है, गवाहन का पेश करना और उनका आर्डर और उनकी तरतीब उसी के मुताबिक होगी, कानून शहादत इस पर खामोश होगा। सीपीसी और सीआरपीसी, सीपीसी में आर्डर 18 है और फौजदारी में आप देख लें जो सेशन ट्रायल है, जो मजिस्ट्रियल ट्रायल है 244 वगैरह है, और वो जो 265 ए वगैरह से शुरू होते हैं उसमें आप देख लें सेशन ट्रायल में एविडेंस प्रोसिक्यूटर साहब करते हैं, तो उनकी तरफ से एविडेंस शुरू होगी। अब ये तीसरी बात ना, पहली बात ये कि सिविल और क्रिमिनल केसेस में तरतीब गवाह और गवाह का पेश होना सीपीसी सीआरपीसी के मुताबिक होगा। अब लास्ट बात इसकी ये है कि अगर प्रोसीजर बयान नहीं किया गया, मसलन कोई सिविल का स्पेशल लॉ है, मिसाल दे रहा हूँ, या फौजदारी का कोई स्पेशल लॉ है, उसमें ट्रायल का तरीकाकार बयान नहीं किया गया, तो जज साहब की सवाबदीद पर होगा। लेकिन जो महदूद मेरे इल्म में है तकरीबन सब में बयान किया गया है। अदरवाइज आप लोग 141 सीपीसी को देख लें, सिविल केसेस में बहुत खूबसूरत प्रोविजन क्या बयान करती है कि जी जो ज़ाब्ता तरीक़ाकार सीपीसी में बयान किया गया है आर्डर रूल का, उसके मुताबिक ही ट्रायल वगैरह होंगे सूट में। अब वो दूसरी 141 सीपीसी में खूबसूरत बात ये बयान की गई है कि जो सिविल केसेस होंगे ना, सिविल डिस्प्यूट्स होंगे, सिविल एडजुडिकेशन जहां होगी, वहां भी सो फार एज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वहां भी सीपीसी की एप्लीकेशन होगी। अब ये 131 को देख लें, जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। आप पता है क्या, जब ट्रायल शुरू होता है ना सिविल या फौजदारी में, जज साहब लिस्ट गवाहन देखते हैं दोनों साइड पे, इस्तफसार कर भी सकते हैं, सवाल कर भी सकते हैं और करते भी हैं। सपोज के कंप्लेनेंट पार्टी से, हाँ जी जो आपके गवाहन हैं रेलिवेंसी इनकी कितनी है फैक्ट एंड इशू पर, क्या ये साबित कर सकेंगे? तो वकील साहब मुतमईन करते हैं, जी सर ये तो मौके के गवाह हैं, रेलिवेंट हैं, फैक्ट एंड इशू के रेलिवेंट फैक्ट से हमारे बेहतरीन गवाह हैं और ये केस हमारा पहले साबित है। अक्सर वकील साहब ये बहस करते हैं। ठीक है जी। अब जो वकील उसके मुलजिम के फौजदारी कानून में क्योंकि अभी तक प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं हुई होती, तो वो अभी खामोश होते हैं, या वकील साहब ये कहते हैं कि देख लेते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस आ जाए उसके बाद हम देख लेते हैं हमने क्या करना है। 340 को आप देख लें, 342 को, जब 342 में आता है ना प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज हो जाती है, तो वो पूछते हैं मुलजिम से, जज साहब का सवाल होता है कि कोई आप शहादत पेश करना चाहते हैं फौजदारी में, वो अगर शहादत पेश करना चाहे तो कर देता है। सिविल में लिस्ट ऑफ विटनेसेस होती है। अब इसकी ना 131 का 1 मैंने आपको बताया, 2 और 3 को गौर से देख लें। इफ द फैक्ट प्रपोज्ड टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट। डैंग डिक्लेरेशन बेहतरीन मिसाल है, और भी आप अपने तौर पर थोड़ी सी बना लें। अब एक बंदा डैंग डिक्लेरेशन का गवाह है, 302 का कत्ल केस है, मिसाल देता हूँ। अब पहले वो साबित करे सम अदर फैक्ट प्रूफ ऑफ कि क्या वो कत्ल भी हो चुका है। अब देखें ना, कत्ल फौजदारी मुकदमात में एडमिटेड होता है, मुलजम के वकील साहब भी कहते हैं कि जी हम ये तो इनकार नहीं करते कि कत्ल नहीं हुआ, कत्ल तो हुआ है, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन किसने किया, क्यों किया, किस चीज से किया, ये फैक्ट्स इशू होते हैं। अब इसको आप देख लें, डैंग डिक्लेरेशन, वो गवाह कह देता है कि जी बंदा तो कत्ल हो चुका है ना, जैसा पोस्टमार्टम भी है,
हर चीज है, ठीक है जी। अब उसने जो उसकी प्रोपोज्ड टू बी प्रूव्ड, अब प्रपोज किया गया है फैक्ट, क्या तजवीज किया गया है कि ये साबित करना है, असबात अमर प्रूव्ड करना है, इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसेबल। अब रेलिवेंट एविडेंस है, सपोज डैंग डिक्लेरेशन की बाबत तक आ जाती है। अब वो कहता है कि डैंग डिक्लेरेशन मैंने गवाह देने, मैं गवाह हूँ, रेलिवेंसी है मेरी, और बंदा कत्ल हो चुका है, तो ये इसको डील करता है। अदरवाइज जज साहब का अख्तियार है। अमूमी तौर पर वैसे भी बड़ी अदालतों के फैसले हैं कि एक दफा एविडेंस होने दे, आप रेलिवेंसी को देख लेना, तो वो गवाह कहना क्या चाहता है वो सफ़े मिसल पर बात आ जाती है, एप्लीकेशन वगैरह आ जाती हैं। तो अमूमी तौर पर जनरल असूल, रेलिवेंसी अगर बज़ाहिर कोई लग रही है तो जज साहबान इजाज़त दे देते हैं। अब ये था दूसरा। अब तीसरे क्या है, अब गौर से देखें, इफ द रेलिवेंसी ऑफ वन अलेज्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन अनदर अलेज्ड फैक्ट। अब ये देखें ना, दोनों अलेज्ड फैक्ट हैं। अलेज्ड क्या है, मंसूब किया गया है फैक्ट, डिपेंड्स अपॉन एन अदर अलेज्ड फैक्ट बीइंग फर्स्ट प्रूव्ड। अब देखिए ना, एक फर्स्ट अलेज्ड फैक्ट है गवाहन की नजर में कि जी हमने साबित करना है, मजहर मजहरा अमर, अलेज्ड क्या है, मंसूब फैक्ट है, साबित करना है, एक मंसूब फैक्ट अलेज्ड फैक्ट प्रूव करना है दूसरे अलेज्ड फैक्ट से। अब इन जज साहब इन हिज डिस्क्रिशन ईदर परमिट एविडेंस ऑफ द फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन बिफोर द सेकंड फैक्ट इज प्रूव्ड और रिक्वायर। आप पता है क्या गुजारिश सुने, बाज का जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं ना, कत्ल हो गया, अगवा हो गया, साथ ये क्या कहते हैं, रेप वगैरह भी है, तो इसमें ना काफी एलाइज्ड फैक्ट्स वगैरह होते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर कभी इसकी दूंगा मिसाल, तो अभी आप इसको फिलहाल जहन में रख लें कि बिफोर एविडेंस ऑफ द फर्स्ट फैक्ट। इसका जज मुख्तसर ये है कि जज साहब की सवाबदीद है, अगर वो देखते हैं सफा में इस पर ऐसी चीजें आ गई हैं तो वो इस पर इजाजत दे सकते हैं। ये है हमारा 131। उसके बाद आप 132 को, अब ये रिपीट ना इसलिए कर रहा हूँ, आप लोगों को पहले बताया है ताकि मेरी अच्छे तरीके से तसल्ली हो जाए। एग्जामिनेशन चीफ बता चुका हूँ, क्रॉस एग्जामिनेशन बता चुका हूँ, और ये री एग्जामिनेशन भी बता चुका हूँ। 132 133 वही चीजें सेम इसको कर रही हैं। अब क्रॉस एग्जामिनर पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, पता है क्या, सिविल केसेस में मिसाल सुने आप कि सूट फॉर डिक्लेरेशन है। अब कोई सरकारी गवाह कैसे होते हैं, किन हालात में, अब जज साहब पार्थ सरकार मांगते हैं इंतकाल, जो तहसीलदार साहब ने पास किया है। अब अमूमी तौर पर पुराना केस होता है, डीसी साहब की एक ब्रांच है, वहाँ ये मुहाफिज खाने में रिकॉर्ड रखा होता है, जज साहब समन कर लेते हैं रिकॉर्ड को, ले आए। अब जो उस मुहाफिज खाने का इंचार्ज है या कोई और क्लार्क जिम्मेदार, वो रिकॉर्ड लेके आ जाता है। अब जनरली उस पर जरा नहीं हो सकती, उसकी शहादत नहीं हो सकती क्योंकि वो रिकॉर्ड का है। लेकिन सिविल केसेस में प्रैक्टिकली जो देखा गया है, तरतीब को गवाहन को मद्देनजर रखकर इसका भी नाम बतौर गवाह रखा जाता है। लेकिन इस पर ना चीफ होता है, इसका चीफ सिर्फ क्या होता है जी, मैं मोहम्मद असलम मुलाजिम डीसी ऑफिस मुहाफिज खाना, मैं जी ये पार्थ सरकार फला इंतकाल की असल लेकर अदालत में हाजिर हुआ हूँ, फुल स्टॉप, इस पर जरा नहीं होती। अब अक्सर वकला साहबान पूछना भी शुरू कर देते हैं, जज साहब कहते हैं नहीं जी 134 रोक रहा है, इस पर कोई जरा नहीं है। चलो ये एक विटनेस में तो आ गया ना, एक तरतीब को मद्देनजर रखकर, हुस्न को मद्देनजर रखकर, क्योंकि जज साहब ने उस पर फाइंडिंग देनी है, इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है, इस आता को उसका नाम आ जाता है। अब 135 विटनेसेस टू करेक्टर, हद से ज्यादा अहम, इंशाल्लाह ताला बाद में बताऊंगा, जैसे केस ला के नजर के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब जो विटनेस का करेक्टर है ना, फौजदारी कानून में अक्सर ऐसा होता है, मिसाल दे रहा हूँ, खुदा रहम करे, एक बद किरदार गवाह है, इंतहाई झूठा है, फरेब वाला है, उसमें तमाम शरई ऐब पाए जाते हैं। अब उसकी एविडेंस तो है एडमिसेबल, नो डाउट, अगर वो मौके का गवाह जाहिर किया गया है, लेकिन वकील मुखालिफ हकैक को सामने रखने के लिए कर सकते हैं उस पर जरा, हाँ भी आप पर 302 के 2-3 केस पहले हो चुके हैं, हर चीज वो सामने डॉक्यूमेंट पर लेके आएंगे, एग्जिबिट वगैरह, सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह, हाँ भाई 3/4 के भी आप पर 5-7 केस हुए हैं, 376 के भी आप पर केसेस हैं, और आप पर आपने डेफामेशन पर का भी आप पर केस है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर उसका पहले किरदार इंतहाई मशकूक है तो वकील मुखालिफ हर चीज पूछते हैं, और पूछा भी जा सकता है, लेकिन एक इज्जत एहतराम के दायरे में, तरीके से, तरीका मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ
कि वो ये आर्गूमेंट्स ओवर में यही बताते हैं कि जनाब इस गवाह की शहादत ली गई है, अब इसका किरदार जनाब के सामने है, क्या ये सच बोलेगा? इंटरेस्टेड विटनेस भी हो सकता है, काफी इसमें वजूहात होती हैं। 136 को बेटा लीडिंग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ आप लोगों को। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, किस तरह पूछे जाते हैं, व्हेन लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड बता दिया है आपको। अब 137 138 लीडिंग क्वेश्चंस में भी आस्क्ड, ये भी शुरू में बता चुका हूँ। अब 130 अब पता है क्या 135 हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं पहले सबका सबक में। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सक्लूड्स द ओरल एविडेंस। अब ये देखें ना क्या है, एनी विटनेस में बी आस्क्ड वाइल्स अंडर एग्जामिनेशन वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट है, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है या अदर डिस्पोजिशन, ये ना आर्टिकल 102 से 110 तक है, उसकी बाबत हमने पहले पढ़ा था। अब कोई गवाह है तहरीरी डॉक्यूमेंट का, रिटर्न डॉक्यूमेंट का, अब उससे सवालात पूछे जा सकते हैं कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, कंटेंट्स की बाबत इन डॉक्यूमेंट, और उससे पहले के और बाद के भी हालात और वाकयात पूछे जा सकते हैं। मेक एनी स्टेटमेंट एज द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विच इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट आर्ट टू बी प्रोड्यूस। अब देखें ना, उस गवाह से किसी और डॉक्यूमेंट का जो अभी सफाई मिसल पर नहीं है ओरिजिनल, वो सवाल नहीं किया जा सकता। जो डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट है, जो सफाई मिसल पर है, उसकी बाबत रेस्ट जेस्टे का आप असूल समझ लें। अब एडवर्स पार्टी का क्या यहाँ मफहूम लिया जाएगा कि मुखालिफ वकील एतराज भी कर सकते हैं कि जनाब ये तो किसी और डॉक्यूमेंट का पूछ रहे हैं ना, वो तो अभी सफाई मिसल पर है ही नहीं, ये नहीं पूछ सकते, वैलिड ये उनकी ऑब्जेक्शन होती है। ये जी इसको डील करता है 139 डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। प्रूव्ड विच एंटाइटल्ड पार्टी कॉल टू अ विटनेस गिव सेकेंडरी एविडेंस आप लोगों को बता चुका हूँ। अब ये explanation of witness may give oral evidence of statement made by the other person about the contents of document if such witness are in themselves relevant facts। इसकी illustration आप लोग देख लीजिएगा। अब 140 हद से ज्यादा अहम क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। बेटा ये दरखास्त अंदराज पर्चा इस वक्त दिमाग में जहन में रख लें, क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसीजर सारा बता दिया है, इमेजिनेशन बना लें। 161 की स्टेटमेंट सीआरपीसी में जहन में रख लें। आप लोगों का सवाल आया कन्फ्रंटेशन क्या होती है, कंट्राडिक्शन क्या होती है, तायीद क्या होती है, तरदीद क्या होती है। 140 हद से ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा अहम है, गौर से सुन लें। विटनेस में बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम इन राइटिंग। 154 का देख लें, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एग्जिबिट पी ए, मिसाल दे रहा हूं। अब मुस्तगीस ने खुद दरखास्त दी है अंदराज पर्चा ROR रिड्यूस इनटू राइटिंग। अब देखें ना 161 की खुशबू आप लोगों को कहीं से आ रही है, क्या अल्फाज हैं, रिड्यूस इनटू राइटिंग एंड रेलिवेंट टू मैटर्स इन क्वेश्चन विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम। अब ये राइटिंग जो डॉक्यूमेंट है मुस्तगीस का समझ लें या मुस्तगीस के गवाहान का समझ लें, जब इसकी बाबत कोई सवाल पूछे जाएंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में मुल्जिम के वकील साहब से, मुल्जिम के वकील साहब पूछेंगे उन गवाहान से, तो उन गवाहान को वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे नहीं। आर बीइंग प्रूव्ड, अब वो साबित किए जा रहे हैं क्या, क्रॉस एग्जामिनेशन में जो वर्शन आता है या मुल्जिम के वकील साहब जो सवाल पूछना चाहते हैं। अब इसका गौर से सुने आगे। बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कंट्राडिक्ट हिम बाय द राइटिंग हिज अटेंशन मस्ट बी फॉर द राइटिंग। बेटा ये देखें, पता है क्या इंप्रूवमेंट्स वगैरह आ जाती है ना, एग्जामिनेशन चीफ तो हो गया, अब एग्जामिनेशन चीफ में मजीद कोई इजाफा भी कर देते हैं। एफआईआर की जो वर्डिंग थी ना, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एफआईआर, उससे आगे अमूमी तौर पर जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, रिकवरीज होती हैं, क्योंकि ये तो एफआईआर के बाद हैं, कुछ और बहुत सारे मामला आ जाते हैं, तो उसकी बाबत वो सवालात करते हैं। 161 का बयान आ गया, अब उसको कंट्राडिक्ट करते हैं। मकसूद क्या होता है, तरदीद कराना, कंट्राडिक्ट कराना कि भाई ये क्या ये सच है कि आपने 161 में ये कहा था, क्या ये सच है जो अब आज आपने बयान दिया है एग्जामिनेशन चीफ उसमें, और 161 में ये नहीं है, या इसमें ये इजाफा है, या इसमें ये नहीं था। अब क्या करते हैं, ये होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का हुनर। डॉक्यूमेंट बेटा कंट्राडिक्ट ऐसे
कराते हैं, कन्फ्रंट ऐसे कराते हैं डॉक्यूमेंट्स को, उसके साथ बयानात से जो रिटर्न होते हैं। 161 का है, गवाह है, चशमदीद लिखा गया है गवाह को, एक तो मुस्तगीस हो गया, दूसरा चशमदीद गवाह है 161 का, अब उसका इन चीफ भी हो चुका है, उसकी बाबत जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है यही होता है। अब उस गवाह की तवज्जो मबजूल कराना जरूरी है। पूछते हैं कि जी आपने 161 का बयान दिया था, बताएं किस तारीख को दिया था बयान। अब देखे ना लीडिंग, क्या ये सच है आपने बयान नहीं दिया था। ये है वो गुर और हुनर बेटा जो क्रॉस एग्जामिनेशन में होते हैं। अभी फिलहाल इतना ही है, इसको गौर से देख लें। अब मैं इंशाल्लाह ताला अभी आज ही दूसरा भी आप लोगों को आ जाएगा, ये उसका नेक्स्ट जो पार्ट बनता है वो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कोशिश करेंगे कि इस ला को डिस्कस करते हैं। फी अमान अल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।